ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स स्पेशल टिप्स में आज हम बात करेंगे ग्रहों का उदय व अस्त होना। नमस्कार, मैं चित्रा मैनी वास्तुवेद एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि आप मेरे चैनल में न्यू कमर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। यह हवा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मेरे लिए प्राणवायु का कार्य करती है, और मैं गुरुदेव की कृपा से और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके लिए ज्योतिष महासागर के सूक्ष्म से सूक्ष्म रत्नों को रहस्यों के रूप में बहुत ही सरल विधि से कुछ ही समय में आपको सिखाने का प्रयत्न कर पाती हूँ। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप शीघ्र ही अपनी पत्री को स्वयं एनालाइज कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं ग्रहों के उदय व अस्त होने का रहस्य तथा विभिन्न प्रकार के राजयोगों का वृहद परिचय जो फलित ज्योतिष का बैकबोन का कार्य करती हैं। ग्रहों का उदय व अस्त होना। सौर मंडल में ग्रह परिक्रमा करते करते जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो वे ग्रह अस्त हो जाते हैं। उनका अपना प्रभाव नहीं रह जाता है, इसलिए उनको अस्त कहा जाता है। दर्शकों, आपने सुना भी होगा कि जब विवाह के साए चल रहे होते हैं तो अचानक से चर्चा होने लगती है, अरे अभी विवाह बंद हो गए हैं क्योंकि शुक्र डूब गया। तो जब शुक्र ग्रह सूर्य के पास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, और शुक्र जो विवाह का कारक होते हैं इसलिए विवाह के साए भी उस समय शून्य हो जाते हैं। तो इससे यह पता लगता है कि किसी के ग्रह का अस्त और उदय होना कितना प्रभावी होता है। ग्रहों का दैनिक उदय और अस्त होना पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा हो उसी भाव में चंद्रमा भी हो तो यह ग्रह अगर 12 अंश के भीतर आ जाता है तो यह अस्त हो जाता है, और अगर मंगल सूर्य के 17 अंशों के भीतर आ जाता है तो मंगल अस्त हो जाता है, और बुध ग्रह अगर सूर्य के 14 अंश के भीतर आ जाए तो बुध ग्रह भी अस्त हो जाता है। इसी प्रकार गुरु ग्रह यदि सूर्य से 11 अंश के भीतर आ जाए और शुक्र ग्रह 9 अंश तथा शनि ग्रह 15 अंश के भीतर आ जाता है तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह कमज़ोर होता है। अगर कोई पापी ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका फल बुरा नहीं अच्छा होता है, क्योंकि पापी ग्रह तो बुरा फल करते हैं, तो सूर्य के आने से वो अस्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे सेना में अगर युद्ध चल रहा है और तरह तरह के विलेनस आपके सैनिक विरोधियों के खड़े हैं, तो जैसे ही राजा की सवारी सामने आती है तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, तो वो सब अस्त हो जाते हैं और वो लड़ने का साहस भी छोड़ के भाग जाते हैं मैदान में से। तो यही इम्पोर्टेंस सूर्य की जो 9 ग्रहों में है, ये मैंने आपको ग्रहों के बल के क्रम में भी आपको बताया था कि शनि से मंगल बली होता है, मंगल से बुध बली होता है, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, और शुक्र से चंद्र, और चंद्र से सूर्य बली होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये अस्त और उदय कहलाते हैं। तो ये तो था ग्रहों के उदय व अस्त होने का रहस्य। मैं समझती हूँ आपको ये जो है डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि उस उदय और अस्त होने में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे कुछ और राजयोगों की जो कि हमारी पत्री में टॉनिक का काम करते हैं और बैकबोन की तरह हमारा सहारा देते हैं। यदि किसी की पत्री में इस तरह के राजयोग बने हुए हों और कुछ ग्रह अच्छे ना भी हों तो भी उनका जो है पत्री की क्वालिटी अपग्रेड हो जाती है। तो देखिए, ये मैंने 12 भावों में ग्रहों के कॉन्स्टिलेशन लिखे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये मेष राशि है। मेष राशि में अगर मंगल बैठे हों तो यह स्वग्रही होते हैं और ये रोचक नाम का योग बनाते हैं, राजयोग। अगर मेष राशि में चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हुए हों
तो मंगल स्वग्रही हुए और चंद्रमा इस राशि में है तो महालक्ष्मी राजयोग बनाता है। बशर्ते यहाँ पर अगर मंगल बैठा है और ये लग्न है किसी का तो वो मंगली योग भी बनाता है, लेकिन इस समय हम राजयोगों की बात कर रहे हैं। सूर्य के साथ अगर गुरु इस मेष राशि में बैठा हो तो मेष राशि में सूर्य उच्च होता है और उसके साथ गुरु गजकेसरी योग बनाता है। ये ठीक ऐसे इमेजिन कीजिए राजा के साथ जैसे गुरु खड़े होते हैं ना, राजगुरु, वैसी इंपॉर्टेंस उस भाव की बन जाती है। अब नेक्स्ट है वृष राशि। वृष राशि में शुक्र स्वग्रही होते हैं और अगर इसके साथ चंद्रमा हो तो यह भी राजयोग और धन योग प्रदान करते हैं। और अगर ये राजयोग यहाँ धन भाव पे ही बना हो तो क्या कहना, सोने में सुहागा काम करता है। अब यहाँ पर शुक्र अकेला भी बैठा हो तो वो भी मालव्य राजयोग बनाता है और ये अकूत धन संपदा की गारंटी देता है। अब तीसरे भाव में यदि बुध अकेले बैठे हों तो भद्र योग बनता है क्योंकि ये स्वग्रही राशि है। और अगर बुध के साथ सूर्य बैठा है तो ये बुधादित्य योग बनता है। ये बहुत अच्छी स्थिति में बनता है। बुधादित्य योग बहुत राशियों में बनता है, लेकिन अगर बुध की ही राशि में बने तो वह ज़्यादा पावरफुल होता है। अब नेक्स्ट है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि होती है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो और साथ में उसके गुरु बैठे हों तो यह हंस नामक राजयोग बनता है जो बहुत ऊंचाइयाँ प्रदान करता है व्यक्ति को। अगर किसी का चतुर्थ भाव में ये बना हो तो उसे जनता का बहुत प्यार मिलता है और घर तो उसका, घर के सुविधाएं तो होंगी ही उच्च क्वालिटी की, किसी चीज़ की नौकर चाकर हाथी घोड़ा बंगला किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। नंबर 5 में 5 राशि है सूर्य की, सिंह राशि। इसमें अगर सूर्य बैठे हों तो स्वग्रही सूर्य हो गया और गुरु अगर यहाँ साथ में बैठे हैं तो यह गजकेसरी योग यहाँ पर भी बनता है। जैसे मेष राशि में गुरु के साथ सूर्य बैठे हो तब उच्च का सूर्य होता है तो यहाँ बनता है, तो ठीक उसी तरह अगर सिंह राशि में सूर्य के साथ गुरु बैठे हों तो यहाँ भी गजकेसरी योग बनता है। यह राज सत्ता से रिलेटेड ग्रह अच्छा बनता है। अगर यह 10th हाउस में बने तो इसके क्या कहने, ये राजा के समान उसकी पावर्स होती हैं। 6 नंबर बुध की राशि है और इसमें बुध जो है मूल त्रिकोण राशि का होता है और उसको भद्र नाम का राजयोग बनाता है। साथ में अगर राहु तो राहु यहाँ मूल त्रिकोण राशि में होता है और बुध उच्च होता है तो यह भी राजयोग बनाता है। और अगर इसकी स्थिति आपके एकादश स्थान में बने तो यह अतुलित धन संपदा, खास तौर से शेयर मार्केट सट्टा आदि से आपको लाभ दिलाने की गारंटी देता है। अब नंबर है तुला राशि का। ये शुक्र की राशि है। अगर शुक्र यहाँ बैठा है स्वयं तो यह अकेला बैठकर भी यहाँ मालव्य राजयोग बनाता है और अगर इसके साथ शनि बैठा है तो यह शश नाम का राजयोग और बनाता है। तो इन दोनों की वैसे भी शुक्र और शनि मित्र होते हैं। यहाँ इस भाव में अगर बैठे हों तो बहुत बड़े खानदान की पति या पत्नी मिलने की गारंटी मिलती है जो सुंदर भी हो और देश विदेश में यात्राओं करने का भी उनको अवसर प्राप्त होता है क्योंकि ये यात्रा स्थान भी होता है। अब 8वीं राशि है मंगल की, वृश्चिक राशि। अगर मंगल यहाँ स्वग्रही बैठा है तो यहाँ पर रोचक नाम का राजयोग बनाता है। हालांकि ये अगर 8th हाउस में बना हुआ है तो वह इतना कोई खास चमत्कार नहीं करता, लेकिन अगर यही प्लेसमेंट अगर उसका यहाँ केंद्र में हो तो उसका अलग ही, उसका ज़्यादा फायदा प्राप्त होता है। अब नवी राशि है गुरु की, दूसरी राशि धनु। तो गुरु अगर यहाँ बैठे हैं तो राजयोग बनाते हैं और क्या कहते हैं, हंस नाम का राजयोग बनाते हैं और स्वग्रही होते हैं। तो यह भी आपको अतुलित धन संपदा दिलाने की गारंटी देते हैं। आपका भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो, ऐसी स्थिति है। नंबर 10 की राशि शनि की राशि होती है, मकर राशि, जिसमें मंगल उच्च होता है। अगर शनि यहाँ स्वग्रही हो, साथ में उच्च का मंगल बैठा हो तो यह भी विशेष राजयोग बनाता है जिसमें आपको प्रॉपर्टी और पेट्रोलियम आदि से बहुत ज़्यादा धन लाभ की और पॉलिटिकल इमेज के अच्छा बनाने की स्थिति बनती है इसमें।
अब ये है 11 नंबर कुंभ राशि। ये शनि की दूसरी राशि है। अगर शनि स्वग्रही यहाँ बैठा है तो यह शश नाम का राजयोग बनाता है और एकादश स्थान में शनि फल कारक होता है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड आपको धन लाभ की एश्योरिटी मिलती है और ऐसे लोगों को शेयर सट्टा से भी बहुत लाभ होता है। अब 12वीं राशि है मीन राशि, गुरु की दूसरी राशि है ये। अगर यहाँ पर गुरु स्वयं बैठे हों तो हंसराज योग बनता है और अगर इसमें शुक्र बैठे हों तो शुक्र यहाँ उच्च के हो जाते हैं। हालांकि ये 12वां ग्रह है, लेकिन बाकी 8 ग्रहों के अलावा यदि शुक्र अकेला यहाँ बैठा है तो 12वें घर में शुक्र बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों को जो है बहुत महंगे खर्चे करने का, इत्र, लेटेस्ट डिज़ाइनर शूज़ और एसेसरीज़ पहनने का बड़ा शौक़ होता है। वो उन पे खर्चा करते समय बिल्कुल नहीं सकुचाते। और अगर गुरु यहाँ बैठा है 12वें घर में तो यह आपका मुक्ति मार्ग भी खोलता है। तो ये थे राजयोग। अगर ये आपकी पत्री में अच्छी पोजीशन लेके बैठे हैं तो यह आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इसमें फिर वही रूल्स लगेंगे कि यदि कोई ग्रह अपने भाव की उच्चस्थ राशि स्वग्रही हो, वह 6, 8, 12 का स्वामी ना हो। ये जब बने तो आपको 6, 8, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए, तभी ये राजयोग कहलाएगा, नहीं तो इसका प्रभाव जो है नकारात्मक हो जाता है। साथ में पाप कर्तृ योग में ना फंसा हो। ये योग हो जब तो इनके अगल बगल कोई पापी ग्रह ना बैठे हुए हों तो वो कैंची की तरह उसके फल को काट देते हैं। ऐसे ही इन योगों के स्थिति में केम द्रुम योग भी नहीं होना चाहिए। आपका चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में कोई ग्रह ना हो तो केम द्रुम योग बन जाता है। तो यदि ये नहीं हो तभी ये राजयोग फलकारक होंगे, नहीं तो वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो दर्शकों, आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर ना क्लियर हों तो आप मेरे वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं और इन चीज़ों को आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जो है फलित ज्योतिष में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। क्योंकि कितने लोगों के सब कुछ अच्छे बैठे भी हों, लेकिन अगर हम इसको सटीक रूप से देखना समझना ना आए तो हम उसके गलत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आप भी अपनी पत्री को खोल के देख सकते हैं कि इनमें से आपकी पत्री में कौन सा राजयोग है। और आपने अगर ढूंढ लिया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर ज़रूर करें कि आपका कौन सा राजयोग है। तो मैं आपको उसकी बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और कौन सा राजयोग है और किस हाउस में बैठा है, ये भी आपको साथ में बताना होगा। तो दर्शकों, आज हमने ग्रहों के उदय और अस्त होने, साथ में विभिन्न प्रकार के नवग्रहों के राजयोगों का ज्ञान प्राप्त किया। आशा करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने नियर्स एंड डियर्स, फ्रेंड्स, किड्स एंड किन्स को शेयर भी करें, ताकि वो भी घर बैठे इन रहस्यों को जान सकें और एंशिएंट साइंस का लाभ उठा सकें। अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा कर लेती हूँ और आपसे पुनः विनती करती हूँ कि मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। जब आप मेरी वीडियो व्यू करते हैं तो वहाँ रेड कलर में एक सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है, तो आपको उसको सिर्फ फिंगर से प्रेस करना होता है तो वो सब्सक्राइब हो जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और मगर मेरे लिए ये टॉनिक का काम करता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन करते रहें। अब आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।